नमस्कार। कोई कहता है बिहार में नौकरी नहीं है, उद्योग नहीं है, राजनीतिक मंशा नहीं है। कोई कहता है उचित व्यवस्था नहीं है और किसानों के लिए समुचित उपाय नहीं है। लेकिन कोई नहीं कहता कि 80 और 90 के दशक का बिहार और पलायन की समस्या नरसंहार की ही देन है। बिहार में नरसंहार का वो दौर जिसे कहा जाता है कि रात को कोई चैन से इसलिए नहीं सो पाता था कि कब और कहां से बाबू मोशाय बंदूकबाज आए और 2 नाली कट्टे की सारी गोलियां मासूमों के सीने में खाली कर दी। नरसंहार के उसी दौर में एक संगठन ने जन्म लिया और उसी संगठन ने एक राजनीतिक नहीं, जातिगत नेता को जन्म दिया। उस नेता का जिसे लोग प्यार से मुखिया मुखिया कहते थे, उस नेता का जिसका एक खास वर्ग में काफ़ी दबदबा था, उस नेता का जो राजनीति में उतरने की चाह लेकर राजनीतिक पार्टी बनाता है और महज 26 दिन बाद ही उसके सीने में गोली दाग दी जाती है। ये ब्रह्मेश्वर मुखिया की कहानी है, जिसे भोजपुर, पटना, रोहतास, लखीसराय और तमाम भूमियार पट्टी के क्षेत्रों में लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम से जानते हैं। ये उसी ब्रह्मेश्वर मुखिया की कहानी है जिस पर 227 से भी ज़्यादा लोगों की मौत के घाट उतारने के मामले दर्ज हैं। ये उसी ब्रह्मेश्वर मुखिया की कहानी है जो जेल से आने के बाद राजनीति में एक नए कलेवर के साथ आना चाहते थे, लेकिन उनकी पटकथा नरसंहार के कानूनी दांवपेच में फंसकर ही सिमट गई। आज 1 जून है, वो दिन जब 90 के दशक में बने तथाकथित खूंखार संगठन रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या कर दी गई। 5 मई को जेल से निकलने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया ने ऐलान किया कि वे पार्टी बना रहे हैं और राजनीति में उनके साथ उतरेंगे, जिसके खिलाफ शुरुआती दौर में उन्होंने बंदूक उठाई थी। पार्टी का नाम रखा अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन। दरअसल कोई नहीं जानता था कि यही पार्टी उनके मौत का कारण बन जाएगी, लेकिन इससे पहले कि उनकी मौत के कारणों पर चर्चा करें, ज़रूरी है कि ज़रा बारीकी से पूरे मसले को समझा जाए। 70 से 80 और फिर 90 का वह खूनी दशक, या उसे एक दौर ही कह लें, जब देश भर में नक्सलवाड़ी आंदोलनों की धूम मची हुई थी। शोर शराबों का वह दौर जब हर भारत में लगभग सभी राज्यों में मारकाट मची हुई थी। नक्सलवाड़ी आंदोलन के फाउंडर सदस्यों में बंगाल के कानू सान्याल का वो नाम, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल गया था। ये वो दौर था जब लोग दबे कुचले और शोषित वर्गों को ठेकेदार ढाल बनाकर हाथों में 2 नाली बंदूक या देसी कट्टा दे देते थे और कहते थे कि अपने हक के लिए सशस्त्र विद्रोह करो, लूट लो, मार दो, जला दो पूरा का पूरा गांव और तबाह कर दो जिंदगियों को। उसी दौर में 1994 में बिहार के भोजपुर के बेलूर में एक संगठन को खड़ा किया जाता है, जिसके बनने के कुछ समय बाद ब्रह्मेश्वर सिंह को उसका मुखिया मान लिया जाता है। इसी शख्सियत के मुखियाई में बिहार में जातिगत नरसंहार का दौर शुरू हो जाता है। बिहार के भोजपुरी और मगही पट्टी के हिस्सों में भाकपा माले बनाम रणवीर सेना की लड़ाई हर तरफ शुरू हो जाती है। रणवीर सेना, जो खुद को रक्षक बताती थी, अगले कुछ सालों तक लगभग हर बड़े भीषण नरसंहार का हिस्सा रही। दलितों के साथ मारकाट का एक दौर ही चल गया। फिर तो भोजपुर के नदी गांव में 9 दलित, बथानी टोला में 22 और सबसे भीषण लक्ष्मणपुर बाथे टोला गांव में तकरीबन 67 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया। दुर्भाग्य से यह लालू यादव की सरकार थी जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। नरसंहार और रणवीर सेना बनाम भाकपा माले का यह दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे जैसे पीड़ादायक नरसंहार का बदला भाकपा माले ने जहानाबाद के ही सेनारी नरसंहार के जरिए लिया। इस गांव में 80 भूमियार परिवार थे और नरसंहार में 37 के या तो गले रेत दिए गए या उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। विवाद गहराता गया और नरसंहार होते रहे। सरकार बेचारी बनी रही। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भले ही यह नरसंहार जातिगत दृष्टिकोण से हो रहा था, लेकिन इसके परिणाम आर्थिक ही निकल रहे थे। पहले नक्सलवाड़ी आंदोलन, फिर नरसंहार का यही वह दौर है जिसने बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य पिछड़े राज्यों के निवासियों को प्रवासी बनने के लिए मजबूर कर दिया।
कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। इस हिंसा और सशस्त्र संघर्षों के दौर ने लोगों के जहन में यह डर छाप दिया कि वे यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे, एक खुशहाल जीवन नहीं जी पाएंगे। यहीं से जमीन जायदाद को बेचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। और क्योंकि यह लड़ाई ऊपरी बनाम निचले तबके की थी, तो खेतों को मध्यम वर्ग के लोगों को बेच दिया जाता था, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। अधिकतम खेतों पर मालिकाना हक बना यादव, कानू और अन्य समाज के लोगों का, जिन्हें इस नरसंहार से कोई खतरा नहीं था। 2002 में जब ब्रह्मेश्वर मुखिया अपने तमाम गुनाहों के लिए पकड़े जाते हैं, तो उन्हें 9 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। 227 हत्या और 22 मुकदमों के ट्रैक रिकॉर्ड वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया के खिलाफ 16 मामलों में पुलिस और एसआईटी की टीम साक्ष्य नहीं जुटा पाती और उन्हें बरी कर दिया जाता है। ये वही 16 मामले थे जिसमें रणवीर सेना के नाम पर भी कई नरसंहारों को अंजाम दिया जाता है। पटना विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर बताते हैं कि उन्होंने बिहार के तत्कालीन डीजीपी अभयानंद से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले हैं जहां रणवीर सेना के नाम पर हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया गया। उन्हीं में से एक है जहानाबाद के हैबसपुर में जातीय नरसंहार की लड़ाई, जहां 10 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जेल की सजा काटकर आने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया को इस बात का अंदाजा हो गया था कि पिछड़ी और ऊपरी जाति की इस लड़ाई का आर्थिक नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो ही गया है, अब एक खास वर्ग को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। इसलिए उन्होंने भाकपा माले और पिछड़े तबकों के कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत कर मांडवाली का रास्ता अपनाया। फिर पार्टी बनाकर किसान मजदूरों की इकट्ठी राजनीति करने को कमर कस ली। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। पार्टी बनाने से पूर्व ब्रह्मेश्वर सिंह कई राजनीतिक दलों और भूमियार जाति के नेताओं की आंखों में खटकने लगे थे। समीकरणों पर नजर डालें तो मालूम होगा कि ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को था। बिहार में राजद का MY समीकरण पहले से ही जिंदाबाद रहा है। वहीं बीजेपी भी सवर्ण और राष्ट्रवादी विचारधारा वाले वोटरों पर अपनी पकड़ बनाई हुई थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया, जो किसान मजदूर को मिलाकर राजनीति का नया विकल्प लाने की जद्दोजहद में थे, वह जदयू और खुद को समाजवादी करार देने वाले नेताओं को चुभ रहा था। इसी बीच ब्रह्मेश्वर सिंह का मनमुटाव अपने ही गुट के कुछ लोगों से हो गया। बिहार के नामी शोहदे वाले चेहरे सुनील पांडे और उनके भाई हुलास पांडे से ब्रह्मेश्वर मुखिया की इस बात पर ठन गई कि पार्टी के नाम पर कोई भी गलत काम और ओझी राजनीति नहीं की जा सकती। संयोग कहें या इस मामले का जुड़ाव, ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद सबसे ज़्यादा शक इन्हीं दोनों पर गया जो कभी मुखिया जी की विरासत संभालने वाले माने जाते थे। ब्रह्मेश्वर मुखिया, जो 90 के दशक में कई मामलों में हिंसात्मक तरीके से निपटते हैं, बाद में पुण्य करने का चोला पहनकर राजनीति में क्यों आना चाहते थे? सवाल ये भी उठते हैं कि राजनीति में आने को उन्हें मजबूर किसने किया? और सवाल यह भी उठता है कि किसे इस बात का खतरा महसूस होने लगा कि लोगों के परमेश्वर मुखिया अगर राजनीति में आ गए तो हमारा बोरिया बिस्तर बंध सकता है। जाते जाते यह आंकड़ा भी सुनते जाइए कि बिहार में आखिरी बार स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह ही ऐसे भूमियार थे जो मुख्यमंत्री पद पर थे। इसके अलावा 90 के दशक के बाद से ही सवर्ण, या यूँ कहें कि भूमियार, जिस जाति से ब्रह्मेश्वर मुखिया आते थे, उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कभी 10% से ऊपर भी नहीं गया। इस न्यूज़ स्टोरी को हमारे लिए लिखा है सत्यम दुबे ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें।